प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट थर्ड विषय इतिहास में आपके सेकंड पेपर का पहला लेसन चल रहा था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के ग्रंथ के जो पिछले लेसन में अपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि पुनर्जागरण क्या है, इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेनेसा जिसका अर्थ है फिर से जागना। इसके अलावा पुनर्जागरण से पहले यूरोप की स्थिति कैसी थी, फिर पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण की विशेषता एक क्या थी, ये तो पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब देखिए, अब बताया जाता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से। कब हुई थी? 14वीं से 17वीं शताब्दी में, मध्यकाल में। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही हुई थी 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। और इटली में ही क्यों? भाई यूरोप में या वर्ल्ड में बहुत से देश है, लेकिन पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई थी? इसके पीछे भी कुछ रीजन था। जैसे पहला, व्यापारिक केंद्र बनना। बताया जाता है कि इटली में ही पुनर्जागरण शुरुआत क्यों हुई थी, जिसका पहला कारण है कि इटली एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। और व्यापारिक केंद्र बनने से कारण क्या हुआ कि भौतिक संपन्नता आई व सांस्कृतिक उन्नति हुई। इससे क्या हुआ? भौतिक संपन्नता व सांस्कृतिक उन्नति हुई। इसीलिए इटली में ही पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। सेकंड बताया जाता है कस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। अब कस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ तो कहा जाता है कि यहाँ से यूनानी विद्वान जो थे अपने प्राचीन ग्रंथ व यूनानी संस्कृति के अवशेष लेकर इटली पहुँच गए। क्या हुआ? जैसे इसका पतन हुआ, जो यूरोपीय विद्वान थे कहाँ पहुंच गए? वो इटली पहुंच गए। अब यूरोपीय विद्वान इटली पहुंचे। इटली पहुंचने के पश्चात कहा जाता है कि उनके साथ जो प्राचीन ग्रंथ थे, यूनानी संस्कृति के अवशेष थे, उनसे यहाँ पर भौतिक सांस्कृतिक उन्नति प्राप्त हुई, लोगों को जानकारी मिली और इसीलिए इटली में ही पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है धर्म प्रतिबंधित शिक्षा। कहा जाता है कि धर्म प्रतिबंधित शिक्षा के स्थान पर इटली में ही, यानी पहले क्या होता था, धर्म से व्यक्तियों को बांधा जाता था। कहा जाता था भाई इस लोक की चिंता मत करो, उस लोक की चिंता करो, धरती पर जन्म लेना ही पाप है, यज्ञ करो, हवन करो, आराधना करो, तपस्या करो आदि। तो इसका मतलब धर्म में बांधा जाता था। अब क्या हुआ कि इटली ऐसा देश था जहां पहले धर्म प्रतिबंधित शिक्षा दी जाती थी, यानी जानकारी कराई जाती थी लोगों को कि भाई धर्म में बांधने जैसी कोई चीज नहीं है, धार्मिक बंधन में नहीं बंधना है। और ये ऐसा क्या हुआ, ये प्रारंभ इटली में ही हुआ। और इनके स्थान पर क्या हुआ,
मानव उपयोगी, यथार्थवादी आदि शिक्षा प्रणाली का विकास है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के जो अग्रदूत थे, पुनर्जागरण के जितने भी अग्रदूत थे, जैसे दाते, पेट्रार्क, बुकासियो आदि, इनका जन्म इटली में ही हुआ। और इटली के किस जगह हुआ? फ्लोरेंस में। इसीलिए इस क्षेत्र को विद्वानों का नगर कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, इस पुनर्जागरण की शुरुआत कहां पे हुई? इटली में। कब? 14वीं से 7वीं शताब्दी। क्यों हुई इटली में? पहला, इटली व्यापारिक केंद्र बन चुका था, आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके थे, भौतिक संपन्नता आई व सांस्कृतिक उन्नति हुई, इसीलिए पुनर्जागरण इटली में हुआ। दूसरा, कस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में क्या हुआ? वहां से जो यूरोपीय विद्वान थे वो अपने साथ प्राचीन ग्रंथ, यूनानी संस्कृति के अवशेष लेकर इटली पहुंच गए। अब विद्वान है तो वहां तो उन्नति होनी है। धर्म प्रतिबंधित शिक्षा, कहा जाता है कि इटली में पहली बार धर्म प्रतिबंधित शिक्षा दी जाने लगी, और कहा जाता है कि मानव उपयोगी व यथार्थवादी शिक्षण पर बल दिया जाने लगा। इससे लोगों की चेतना में वृद्धि हुई, जागरूकता बढ़ी। पुनर्जागरण के अग्रदूत दाते, पेट्रार्क, बुकासियो, माइकल एंजेलो, रफाल आदि जितने भी पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, उनका जन्म ही इटली में माना जाता है। इटली ही उनकी कार्य क्षेत्र रहा था। और कहाँ थे? फ्लोरेंस। और इटली का जो क्षेत्र है फ्लोरेंस, यहाँ के निवासी थे, और इसे इतिहास में विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। इनकी वजह से ही पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के क्या कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण या एक फिर से जागना, नया जीवन मिलना आदि हुआ? तो पहला, धर्म युद्ध, जिसे कहा जाता है क्रूसेड। यह धर्म युद्ध लड़ा गया था ईसाई व मुस्लिमों के मध्य। किसके लिए? जेरूसलम पर आधिपत्य के लिए। और जेरूसलम क्या था? ईसाइयों का पवित्र स्थल था। और यह युद्ध लड़ा गया था लगभग 200 वर्षों तक। धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध ईसाइयों व मुस्लिमों में लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध था। युद्ध का कारण क्या था? जेरूसलम, जो कि ईसाइयों का पवित्र स्थल है, इस पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर। और कहा जाता है कि इसकी वजह से यूरोपीय जो थे, यूरोपीय पूर्वी रोमन साम्राज्य के संपर्क में आए।
अब यूरोपीय जो थे, यूरोपियन, वहाँ तो पहले अंधकार का माहौल था, सोच खत्म हो चुकी थी, आगे क्या सोचना है ऐसी बुद्ध नहीं थी उनकी। अब क्या हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य के संपर्क में आए, वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, तो तब जाकर इन्हें लगा कि वास्तव में हमारा तो जीवन तो नरक के समान है। वास्तविकता यह है कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमारी सोच ही बहुत पीछे है, कारण इनके संपर्क में आने के पश्चात। आपको पता है कि अगर एक गांव का व्यक्ति पहली बार अगर शहर जाता है तो देखता है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, साधन संपन्न व्यक्ति, बहुत से यातायात के साधन, तो वो देखता है कि वास्तव में मेरा जीवन तो बेकार था, वास्तविक रूप से तो जीवन ही इनका उत्तम है। तो वही स्थिति इनके साथ हुई थी, इनके संपर्क में आए, सोच विकसित हुई कि वास्तव में हमें भी इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, कुछ सोच विकसित करनी है, कुछ आविष्कार करने, कुछ नया कार्य करना है। पहला तो ये। और दूसरा, अब यह जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें पराजित कौन हुए थे? ईसाई पराजित हुए। अब ईसाइयों को पोप ने, जो कि इनका सर्वोच्च धर्मगुरु होता है, पोप ने आशीर्वाद दे रखा था कि तुम लोगों की जीत निश्चित है। अब इस युद्ध में जब ईसाई पराजित हुए, जो कि यूरोपियन थे, जब पोप जो कि धार्मिक गुरु होता है और यूरोप में ये धर्म में बांध रखा था यूरोपियन व्यक्ति को, जब पराजित हुए तो ईसाइयों को या यूरोपियन को एहसास हुआ कि वास्तव में हम जिसे सब कुछ मानते थे उनके आशीर्वाद से भी हम पराजित हुए। इसका मतलब यह जो कहता है वो सारी बातें गलत है, यानी हम जो धर्म के बंधनों में बंधे हुए थे वो व्यर्थ था। अतः यहाँ ये जागरूक हुए। तो पहला कारण तो क्या हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य के संपर्क में आए, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, कुछ नई चीजें सीखने को मिली। दूसरा, ईसाई पराजित हुए, पोप का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात तो ईसाइयों को एहसास हो गया कि कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, कोई धार्मिक गुरु नहीं है, सब व्यर्थ है। तो पहला कारण था धर्म युद्ध। सेकंड है व्यापार का विकास। कहा जाता है कि यूरोपीय देशों का स्तर इटली में व्यापार का विकास हुआ, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, रहन सहन खान पान का ढंग उच्च होने लगा, कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो बहुत से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पुनर्जागरण हुआ। व्यापार का विकास, आर्थिक समृद्धि। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अपने पास पैसा नहीं है तो अपन पैदल ही आ जा सकते हैं। जैसे ही हमारे पास रोजगार के साधन प्राप्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाइक लेते हैं, स्थिति मजबूत हुई 4 व्हीलर लेते हैं, तो उनसे ये हम आते जाते, डिमांड बन जाती है। और डिमांड बढ़ जाती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि यार इस समय इस चीज़ की जरूरत है, तो उस चीज़ के आविष्कार में लग जाते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की जरूरत है तो पूरी दुनिया लगी हुई है कोरोना वैक्सीन के निर्माण में। तो ये क्या है, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इस प्रकार व्यापार का विकास हुआ, आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई, लोगों का रहन सहन बढ़ा, उच्च हुआ। इसी वजह से खोजे हुए, आविष्कार हुए, लोगों की सोच में वृद्धि हुई, परिवर्तन आया, और यही था कि पुनर्जागरण हुआ। तीसरा है अरब व मंगोल। कहा जाता है कि अरब व मंगोलों के कारण भी पुनर्जागरण यूरोप में हुआ। कैसे? कहा जाता है कि अरबी लोग जो थे वो प्लेटो, अरस्तु विद्वान थे, ये इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। और यहाँ पर पहले ही एक उसे कह सकते हैं अपन कि निष्पक्ष
बात पर बल दिया जाता था, हर चीज का सार निकाला जाता था। और जब इनके संपर्क में यूरोपियन आए और इन्होंने ही यूरोपियनों को प्लेटो, अरस्तु आदि के विचारों से अवगत कराया कि धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं है, सब कुछ ये है, इनके विचार हैं। तो पहला तो अरबी विचारधारा के कारण, दूसरा मंगोल जो थे, मंगोल कुबलई खां शासक था मंगोल, बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और कहा जाता है कि इसके दरबार में बहुत से विद्वानों का जमावड़ा लगा रहता था, देश ही नहीं विदेशों से भी, अपने एशिया से भी जो विद्वान थे इनके दरबार में आते थे। और कहा जाता है कि इनके दरबार में आकर वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने विचारों का व्याख्यान करते थे, लोगों की सोच में परिवर्तन लाते थे, लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराते थे। तो एक तो इसके दरबार की वजह से, और दूसरा कहा जाता है कि यूरोपियन भी इसके दरबार में आए, उनकी और आने के पश्चात विद्वानों से संपर्क हुआ, तब उनकी सोच में परिवर्तन आया। तो कहा जाता है कि अरबों व मंगोलों की वजह से भी पुनर्जागरण हुआ। और आपको बता दूं, अरबों व मंगोलों के कारण ही कागज व छापाखाना यूरोपीय क्षेत्रों में आया। नेक्स्ट है स्कोलिस्ट विचारधारा। यह एक नई विचारधारा थी। नई सोच क्या है स्कोलिस्ट विचारधारा? एक नवीन विचारधारा थी जो अरस्तु के विचारों से प्रभावित थी। क्या है ये स्कोलिस्ट? स्कोलिस्ट एक नवीन विचारधारा थी और यह अरस्तु के तर्क शास्त्र से या अरस्तु के विचारों से प्रभावित थी। और कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को समझने के लिए, इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं विद्वतावाद। किसी भी चीज का सार समझने से पहले हम यह देखना चाहिए कि उसका सार क्या है, या वो तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं या वास्तविक रूप से वो सही है। कहने का तात्पर्य कि स्कोलिस्ट विचारधारा क्या है? एक नवीन विचारधारा है जो अरस्तु के विचारों से प्रभावित है। हम इसे विद्वतावाद भी कह सकते हैं। किसी भी बात को सही मानने से पहले उसके तथ्य देखने चाहिए, उसकी वास्तविकता देखनी चाहिए, उसके ऊपर वाद विवाद होना चाहिए। यह है स्कोलिस्ट विचारधारा। कागज व छापाखाना, वैसे इनका आविष्कार चीन में हुआ था। चीन की देन थी कागज व छापाखाना, लेकिन यूरोप में अरबों व मंगोलों के द्वारा यूरोपीय क्षेत्रों में यह आए। और कहा जाता है कि इससे पहले यूरोप में एक कंडीशन थी कि हस्तलिखित पुस्तकों का निर्माण होता था, जो बहुत महंगी भी होती थी और आम जन तक नहीं पहुंच पाती थी। तो एक वर्ग ही उसका ज्ञानी था। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही कागज व छापाखाने का आविष्कार हुआ, यूरोपीय लोगों को इनके बारे में जानकारी मिली, तो इससे क्या हुआ, पुस्तकें ज़्यादा मात्रा में छपने लगी, पुस्तकें सस्ती होने लगी। तो क्या हुआ, आम जन भी अब उन्हें खरीद कर पढ़ सकता था। तो कागज में छापाखाने के कारण यूरोपीय लोगों को सुलभ मात्रा में पुस्तकें प्राप्त होने लगी और अब वो किताबें या पुस्तकें या ग्रंथ पढ़कर वास्तविकता जानने लगे कि वे क्या सही है और क्या नहीं है।
इसीलिए पुनर्जागरण हुआ। कहा जाता है कि कस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ, यह क्या था? यह पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था, जो इतिहास में बोंजिटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी राजधानी थी कस्तुनतुनिया। और यह यूनानी ज्ञान व कला का प्रमुख केंद्र था। क्या था ये? ज्ञान व कला का प्रमुख केंद्र। तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। अब कहा जाता है कि जैसे इसका पतन हुआ तो यहाँ के जो विद्वान थे वो अपने साथ ग्रंथ वगैरह लेकर कहाँ चल दिए? यूरोप में, और वहाँ पर जाकर अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। तो इन कारण से पुनर्जागरण हुआ। रिपीट कर रहा हूँ, धर्म युद्ध जैसा बताया था, जेरूसलम को आधिपत्य स्थापित करने को लेकर 200 वर्षों तक, इसके कारण एक इटली में ही व्यापार का विकास हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई। अरबों व मंगोलों ने ही पूर्वी या यूरोप में कह सकते हैं हम, पुनर्जागरण की विचारधारा से अवगत कराने में इनका ही योगदान थे। मंगोल कुबलई खा। स्कॉलिश विचारधारा क्या है? एक नवीन विचारधारा है जो क्या है? अरस्तु के विद्वतावाद ये विचारों से प्रभावित है। वे किसी भी बात को सही मानने से पहले वास्तविकता जानने का प्रयास करना चाहिए। कागज व छापेखाने का चीन में हुआ, लेकिन अरबों मंगोलों ने कहाँ लाया? यूरोप के लोगों को अवगत कराया। इससे क्या हुआ? पुस्तकें ज़्यादा मात्रा में छपने लगी, सस्ती मिलने लगी, आमजन खरीद कर पढ़ने लगा, और जो पढ़ेगा उसको ज्ञान तो प्राप्त होना ही निश्चित है। कस्तुनतुनिया का पतन होने पर क्या हुआ? यहाँ के जो विद्वान थे, अब तुर्कों को उनसे कोई मतलब नहीं था। विद्वान जो थे, विद्वान उठकर कहाँ आने लगे? यूरोप, जहाँ उनको संरक्षण मिल सके। तो यूरोप में ही पुनर्जागरण हुआ। इसके अलावा अब तुर्कों का जो आधिपत्य स्थापित हो गया इस मार्ग पर, तो अब लोगों को आने जाने के लिए कुछ नया रास्ता भी चाहिए, इसीलिए ही पूर्वी यूरोपीय लोगों के संपर्क में है। तो आज के इस लेसन में अपन ने पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई उसके बारे में पढ़ा, और पुनर्जागरण के कारण क्या थे, कि क्यों पुनर्जागरण हुआ के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।